ब्रेक के बाद स्वागत है जी आप सबका। आइए अब पहले चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप आ जाइए पेज नंबर 23 पर। जैसे कि मैंने पेज नंबर 22 पे आपको बताया था, अगर रूल 3 वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट होती है तो आप वैल्यू निकालेंगे रूल 4 से 9 सिक्वेंशली। रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स का है, रूल 5 सिमिलर गुड्स का है। 6 में कोई वैल्यू बता नहीं रखी, वो कहता है आप 8 को लगा सकते हो 7 को लगाने से पहले। तो आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं 4 5 7 8 9 या 4 5 8 7 9। मैं फिर से बता दूं, रूल 3 की वैल्यू लेने के लिए रूल 10 1 10 2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर वो हो पा रही हैं ठीक, नहीं हो पा रही तो फिर वो वैल्यू रिजेक्ट और रूल 4 to 9 सिक्वेंशली। या रूल 3 के ट्रांजैक्शन वैल्यू लेने के लिए अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, वहां दे रखा है कि कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो रूल 3 वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हुई तो फिर रूल 4 to 9 सिक्वेंशली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये दे रखे हैं आपको रूल 3 to 9 इस पेज पर, पेज नंबर 25.23 पर है। हाँ जी, ये रूल 3 वाली वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू लेने के लिए ये 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशन है, जैसे बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अभी रूल 10 में पढ़ा था, अगर इंडिया में लाते हैं फिर उसे बेचते हैं, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट रीसेल। उसमें से कुछ पैसे आप कमिट करते हैं कि हम बाद में दे देंगे, वो अगर अमाउंट डिटर्मिनेबल है तो रूल 3 की कंडीशन फुलफिल होती है। अगर वो डिटर्मिनेबल नहीं है कि कितना देंगे, ये नहीं बताया कितना देंगे, तो फिर वो ये कंडीशन माना जाएगा ये फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर रूल 3 की कंडीशन ब्रेक हो रही है। और कंडीशन ब्रेक हो रही है तो फिर रूल 3 में वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। और एग्जांपल लीजिए, आप एप्पल का फोन लेके आए और आप कहते हो एप्पल का फोन मेरा 200 रुपए का है। हाउ इट इज पॉसिबल? एप्पल का फोन 200 रुपए का है, आप अपना एप्पल का फोन इंपोर्ट करके लाए और बोलते हो 200 रुपए का है। रूल 12 में आपकी ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू पे किसी और ने इंपोर्ट कर रखा होगा। रूल 12 कहता था कि 6 वजह से डाउट अराइज होगा ऑफिसर को, और उन केसेस में आपकी वैल्यू रिजेक्ट की जा सकती है। किसी और ने हायर वैल्यू पे इंपोर्ट कर रखा है, आपको एबनॉर्मल डिस्काउंट दे रखा है, तो ये वजह है। आप 200 रुपए का दिखा रहे हो, कोई 55,000 का ले रहा है, कोई 60 का, कोई 40-45 का, तुम कैसे 200 का दिखा रहे हो? तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। फिर वैल्यू कहाँ निकाली जाएगी? रूल 4 to 9 सिक्वेंशली। सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 6 तो कुछ वैल्यू है नहीं, 7 8 9, या एक सीक्वेंस ये हो सकती है 4 5 8 7 9। इस तरीके से सिक्वेंशली रूल को फॉलो करना है। रूल 4 जो बोलता है वो क्या बोलता है? वो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू बोलता है। रूल 5 बोलता है सिमिलर गुड्स की। अब हमें समझना होगा आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स में क्या फर्क है। आइडेंटिकल गुड्स का मीनिंग नीचे दिया है। आइडेंटिकल गुड्स कहता है मींस इंपोर्टेड गुड्स। भाई हमने क्या किया? हमने इंपोर्ट किया जो हमने इंपोर्ट किया एप्पल का फोन इंपोर्ट किया, हमने वैल्यू बताई 200, हम तो 200 रुपए की लेके आए हैं, ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट, ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट। तो अब रूल 4 में आइडेंटिकल फोन कोई और लेके आया हुआ है, जो वो कोई और लेके आया हुआ है वो 52,000 का लेके आया हुआ है। तो यहां पर रूल 4 में हमारे लिए वैल्यू 200 हटाकर 52,000 ले ली जाएगी। 200 हटाकर 52,000 ले ली जाएगी। अगर हमारे पास जैसा फोन हम लेके आए हैं बिल्कुल वही फोन कोई और इंपोर्ट करके नहीं लाया, वैसा लाया हुआ है, उसे हम सिमिलर गुड्स बोलते हैं। तो अगर आइडेंटिकल गुड्स वाली वैल्यू नहीं मिली तो फिर रूल 5 पे सिमिलर गुड्स में जाएंगे, वो सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले लेंगे। फिर अब आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स में क्या फर्क होता है? हाँ जी, समझ में आया? कब हम जा रहे हैं रूल 5 4 5 में? 4 में जा रहे हैं जब 3 की वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो गई है। ये आपने रूल 3 में अपनी वैल्यू दिखाई थी, ये अपनी रूल 3 में वैल्यू दिखाई थी, हमने इसको कर दिया रिजेक्ट। ये रिजेक्ट कौन से रूल में हुआ होगा? ये रिजेक्ट हुआ होगा रूल 12 में। रूल 12 में रिजेक्ट करने के बाद अब आपकी वैल्यू रूल 4 to 9 सिक्वेंशली निकलनी है। हाँ जी, आप एप्पल का जो फोन लाए हो उसका एक मॉडल नंबर होता है, वैसा ही एप्पल का फोन मॉडल नंबर सेम
आइडेंटिकल गुड्स में आएगा। मॉडल नंबर डिफरेंट लेकिन एप्पल का ही, सैमसंग का नहीं, एप्पल का ही, वो आपका सिमिलर गुड्स में आएगा। ठीक है, वो आपका सिमिलर गुड्स में आएगा। देखेंगे यहां लिखता है आइडेंटिकल गुड्स मींस इंपोर्टेड गुड्स। कौन से पेज पे हैं जी हम? पेज नंबर 25.23 पर। आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या है? इंपोर्टेड गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, सब कुछ सेम है, इंक्लूडिंग PQR फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी एंड रेपुटेशन, मतलब सारी फीचर सेम है। आइडेंटिकल गुड्स की वही फीचर्स है, वही मॉडल है तो फीचर सेम ही होंगी, वही मॉडल है तो फीचर सेम ही होंगी। कह रहे माइनर डिफरेंस है, उस माइनर डिफरेंस से उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। मैं इसे एक बार आपको स्लाइड से दिखाता हूं। देखिए, हम एप्पल का फोन लेके आए 5S मॉडल नंबर है, सिल्वर कलर का है, और जो इसकी फीचर है वैसा हम इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ये हमारी वैल्यू है 200। हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 200 रुपए। उन्होंने कहा ना, हम नहीं मानेंगे 200 रुपए, ये 200 रुपए थोड़ा वैल्यू होती है, 200 रुपए का फोन थोड़ा ना मिलता है एप्पल का। तो उन्होंने हमारी 200 वैल्यू रिजेक्ट कर दी। अब वो क्या करेंगे? जैसा फोन मैं ये वाला मॉडल लेके आया हूं, ऐसा ही सेम मॉडल का कोई और लेके आया हुआ है, वो वाली वैल्यू ले लेंगे। वो कितने का लाया हुआ है? वो 52,000 का लाया हुआ है, वो मेरी 52,000 वैल्यू ले लेंगे। मेरे अगर रूल 3 में ये वैल्यू रिजेक्ट करी तो मेरे आइडेंटिकल गुड्स मैं नहीं, कोई और लाया हुआ है, जो कोई और लाया हुआ है वो वाली वैल्यू मेरे लिए ले ली जाएगी। अब आइडेंटिकल गुड्स क्या होंगे? पहला PQR सेम है, PQR मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और रेपुटेशन, ये सेम है। कह रहा था माइनर डिफरेंस है, उससे उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। माइनर डिफरेंस, जैसे मैं सिल्वर कलर का लेके आया था, दूसरा कोई बंदा ग्रे कलर का ले आया हुआ है, इस कलर से उसके कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, तो ये आइडेंटिकल गुड्स में आएगा। सेम मॉडल है, सेम मॉडल है। नंबर 2, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब जाके वो आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। पहला तो PQR सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और रेपुटेशन। नंबर 2, जिस कंट्री से मैं लाया हूं वो है USA, तो मतलब ये USA का बना हुआ एप्पल का फोन है, तो दूसरा जो आइडेंटिकल फोन कस्टम डिपार्टमेंट देखेगा वो भी USA का ही होना चाहिए। आइडेंटिकल फोन कोई और जो लेके आया हुआ है वो भी USA का ही बना हुआ होना चाहिए, वो चाइना का बना हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना की फैक्ट्री, एप्पल की फैक्ट्री चाइना में भी है, तो उस केस में चाइना वाली कॉस्ट अलग होगी, रॉ मटेरियल की, ट्रांसपोर्टेशन की, लेबर की, तो इसलिए वो वाली कॉस्ट, वो वाला आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर मैं USA से लेके आया हूं तो आइडेंटिकल फोन कोई और जो लाया है वो USA का ही बना हुआ होना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन द कंट्री। मैं USA का बना हुआ लाया हूं तो वो भी USA का बना हुआ ही होना चाहिए आइडेंटिकल गुड्स। मेरी वैल्यू रिजेक्ट हुई तो आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में तभी आएगा जब 3 शर्तों को, मिनिमम 3 शर्तों को फुलफिल करता हो। चौथी एडिशनल है। पहला PQR सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी रेपुटेशन सेम है, मॉडल सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये दूसरी कंडीशन है कंट्री सेम होनी चाहिए, कंट्री सेम होनी चाहिए। मैं USA का बना लाया हूं तो आइडेंटिकल गुड्स भी USA का बना होना चाहिए। नंबर 3, मैन्युफैक्चर सेम होना चाहिए। मैं अगर एप्पल का फोन लेके आया हूं, सैमसंग का फोन आइडेंटिकल में नहीं आएगा, सैमसंग का फोन आइडेंटिकल में नहीं आएगा। मैं एप्पल का फोन लेके आया हूं तो एप्पल का ही मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए। जो कोई और लेके आया वो भी एप्पल का ही फोन लेके आओ, नहीं तो ये मैन्युफैक्चर सेम नहीं है तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग हो जाती है। तो अगर पहला क्या? PQR सेम होना चाहिए। मेरी वैल्यू रिजेक्ट कर रहे हो तो आइडेंटिकल गुड जो कोई और लेके आया उसका PQR सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वालिटी रेपुटेशन। नंबर 2, सेम कंट्री का बना होना चाहिए, सेम कंट्री का। मैं USA का लाया हूं तो वो भी सेम कंट्री USA का होना चाहिए। नंबर 3, मैं अगर एप्पल का फोन लेके आया हूं तो एप्पल का ही फोन मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल गुड्स का मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए। मैं एप्पल का फोन लेके आऊं तो आइडेंटिकल गुड्स भी एप्पल वाला ही देखा जाएगा, सैमसंग वाला नहीं। एक लास्ट कंडीशन है, मेरा जो इंपोर्टेड गुड्स है इसका डिजाइन वर्क आउटसाइड इंडिया हो रखा है, तो ये जो आइडेंटिकल गुड्स है इसका डिजाइन वर्क भी आउटसाइड इंडिया वाला ही चलेगा। अगर इसका डिजाइन वर्क इंडिया में हो रखा है, हमारे प्रोडक्ट जो आइडेंटिकल गुड्स है अगर उसका डिजाइन वर्क इंडिया में हो रखा है तो आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है जी, आइए अब एक बार पढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज और बताऊं क्या?
एक चीज और बताऊं इसके साथ साथ, मान लीजिए मेरी 200 वाली वैल्यू उन्होंने रिजेक्ट कर दी। क्या कर दिया? मेरी 200 वाली वैल्यू उन्होंने कर दी रिजेक्ट, राइट। अब आइडेंटिकल फोन कई बंदे लेके आए हुए हैं भाई, कब देखना है? मैं अगर मान लीजिए 1 जून 2020 को लेके आया, 1 जून 2020 को लेके आया, तो आइडेंटिकल फोन भी 1 जून 2020 को कोई और लेके आया हुआ है तो वो वैल्यू ले सकते हैं। अगर नहीं तो पास्ट में देख सकते हैं, वहां लिखा है एट और अबाउट द सेम टाइम, तो एट और अबाउट द सेम टाइम वाली वैल्यू ले सकते हैं। 1 जून 2020 वाली चलेगी, इससे पिछली चलेगी। कितनी पिछली? 6 महीने तक चल सकती है, अगर प्रोडक्ट में प्राइसेस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, ऐसा फोन कई बंदे लाए हुए हैं, कोई 52,000 का लाया हुआ है, कोई 48,000 का लाया हुआ है, कोई 45,000 का लाया हुआ है, तो फिर मेरे लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी? वो कहते हैं लोवेस्ट। आहा, दयालु हो गया डिपार्टमेंट यहाँ पे, 45,000 लोवेस्ट वैल्यू ली जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर इनमें से किसी की पीए हो रखी है, मान लीजिए 48 वाले की पीए हो रखी है, प्रोविजनल असेसमेंट हो रखी है, तो ये फाइनल वैल्यू नहीं है, इसको इग्नोर करके फिर बाकी दो में से लोअर देखेंगे। अगर ये 48,000 वाली की पीए हो रखी थी तो इसे इग्नोर करेंगे, फिर हम जो बाकी जो दो प्राइस होंगे उनमें से जो लोवेस्ट होगा वो देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक दो पॉइंट और बताऊं? नहीं, पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। आइए जरा वापस अपने नोट्स में। हाँ जी, आइडेंटिकल गुड्स में पहली कंडीशन है पीक्यूआर सेम होना चाहिए, माइनर डिफरेंस जिससे वैल्यू इफेक्ट नहीं होती है। नंबर 2, सेम कंट्री में बना हो जहां पर इंपोर्टेड गुड्स बने। आइडेंटिकल गुड्स उसी कंट्री बनाओ जहां पर इंपोर्टेड गुड्स बने हैं, सेम कंट्री का प्रोड्यूस होना चाहिए, कंट्री सेम होनी चाहिए। पहला, पीक्यूआर सेम होना चाहिए। दूसरा, कंट्री सेम होनी चाहिए। तीसरा, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन, मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए जिसने इंपोर्टेड गुड्स बनाए। हाँ, अगर वो कंपनी बंद कर चुकी है, वो कंपनी अपना बिजनेस बंद कर चुकी है, तो फिर डिफरेंट प्रोड्यूसर लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा ये आइडेंटिकल गुड्स में नहीं आएगा अगर उसका डिजाइन वर्क कहां हो रखा है? इन इंडिया। अगर डिजाइन वर्क इंडिया में हो रखा है तो आइडेंटिकल गुड्स में नहीं आएगा। हेलो, आपने सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन भी कर ली आइडेंटिकल गुड्स के साथ साथ। क्या बात कर रहे हो? देखो ना, पहला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी पॉइंट सेम आइडेंटिकल गुड्स वाले। ये सेकंड, थर्ड और ये वाला, ये पॉइंट कॉमन है, ये वाले पॉइंट कॉमन है सिमिलर में। इससे अदर पॉइंट्स आर सेम, बस पहले पॉइंट में डिफरेंस है, इस पहले पॉइंट में डिफरेंस है। हाँ जी, ये आइडेंटिकल गुड्स में, ये सिमिलर गुड्स में क्या आएगा? मॉडल नंबर डिफरेंट है एप्पल का ही, बाकी सब सेम है। मॉडल नंबर डिफरेंट है, वो उसमें सेम फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो सिमिलर गुड्स का मीनिंग क्या है? विच ऑल्दो नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइक कंपोनेंट विच एनेबल देम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जिससे सारे फंक्शन, जैसे हम इसमें मैसेज कर सकते हैं उसमें मैसेज कर सकते हैं, सिमिलर में हमारे फ़ोन से व्हाट्सएप हो सकता है, कॉलिंग हो सकती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, तो इसमें भी हो सकती है। तो फिर वो कहाँ पर आ जाएगा? बस मॉडल नंबर डिफरेंट है, सब कुछ सेम नहीं था लेकिन मॉडल नंबर डिफरेंट है यहाँ पर, तो एक कमर्शियली इंटरचेंजेबल है। मतलब अगर ये वो वाला इंपोर्टेड गुड्स जो हम लेके आए थे 5S वो नहीं मिला तो कोई दूसरा मॉडल वो उठा लेते हैं लोग, वो परचेज कर लेते हैं, तो वो सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा, सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब देखेंगे रूल 4, वैल्यू क्या बोलता है जी? अगर मेरी रूल 3 वाली वैल्यू रिजेक्ट करी तो रूल 4 वाली वैल्यू जो कहता है वैल्यू ले लेंगे ट्रांजैक्शन में आइडेंटिकल गुड्स। पहला, ये एट और अबाउट द सेम टाइम ली जाएगी। एट और अबाउट द सेम टाइम मैं आपको बता चुका हूं, अगर मेरा इंपोर्टेड प्रोडक्ट 1 जून 20 को आया तो आइडेंटिकल भी 1 जून 20 से पहले आया हुआ होना चाहिए। फिर ये सेकंड पार्ट अभी छोड़िए। इसके अलावा रूल 10.2 में था कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस आइडेंटिकल गुड्स में। अगर मान लीजिए मैं जो लाया हूं वो मेरा माल आया हुआ है शिप के थ्रू, और जो आइडेंटिकल गुड्स है वो एयर के थ्रू आया हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग है, उनका महंगा ट्रांसपोर्टेशन होगा, मेरा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होगा। नंबर 2, मान लीजिए दोनों शिप से आए हुए हैं, मेरा जो गुड्स आया था डायरेक्टली यूएसए से इंडिया में आया था, जो आइडेंटिकल गुड्स थे पहले यूएसए से वो शिप गया था चाइना में, उसे कुछ चाइना में माल छोड़ना था, फिर इंडिया में लेके आए थे। तो यहाँ पर रूल 10.2 की एडजस्टमेंट होगी, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कॉस्ट ड्यू टू डिस्टेंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर वो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उन्होंने, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने ट्रैवल किया है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग अलग हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। प्रोविजनली असेस वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, बता चुका मैं। एक से ज्यादा वैल्यू मिली तो हम लोवेस्ट वैल्यू ले लेंगे। यही सेम पॉइंट है आपके 5 में भी, सिमिलर गुड्स के लिए भी। बस अब मेरे को पढ़ाना है सेकंड पॉइंट।
सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सब्सटेंशियल सेम क्वांटिटी। मैं कितने लाया, मैं 50,000 फोन लेके आया, तो इतने ही फोन कोई और लेके आया हो तो वो वाली प्राइस ली जाएगी। अगर इतने फोन नहीं ले आया तो फिर उसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो कम ज्यादा लाया हुआ तो डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्वांटिटी लेवल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर 2, कमर्शियल लेवल अलग अलग है। मैं लेके आया हूं, मेरी कंपनी है, मैं लेके आया हूं तो कंपनी लेवल पे लाया हूं तो मेरे को कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला होगा। कोई और इंडिविजुअल लेके आया तो उसे कॉर्पोरेट डिस्काउंट नहीं मिला होगा, तो फिर उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं कमर्शियल लेवल की एडजस्टमेंट या क्वांटिटी लेवल। कमर्शियल लेवल क्या है जी, एक कंपनी ने परचेज किया, एक इंडिविजुअल ने परचेज किया है, तो कमर्शियल लेवल अलग है। क्वांटिटी अलग अलग, मैंने जो परचेज करी 50,000 फोन परचेज किया, किसी ने 2-4 ही फोन परचेज किए तो प्राइस में डिफरेंस होगा, तो उसकी एडजस्टमेंट फिर करनी पड़ेगी, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 4 और 5 पर। हमारे पास क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, पेज नंबर 102, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 46, क्या कॉस्ट एंड सर्विसेज रूल 10 वाली ये ऐड की जाएंगी रूल 4 में? जी हाँ, यहां पर एक तो क्वांटिटी लेवल वाली और कमर्शियल लेवल वाली एडजस्टमेंट तो होती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा जो कॉस्ट एंड चार्जेस रूल 10 वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल किया है वो अलग अलग है तो वो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आप होमवर्क में करेंगे, मैं इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कोई कराता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स में ये सेम एज इट इज चिपका के दिया है, पूरे रूल को एज इट इज लो वाइज। आप ये अभी हम पढ़ के आए हैं वही सेम लिखा हुआ है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। एक कंसाइनमेंट 800 मैट्रिक टन का एडिबल ऑयल का मलेशियन ओरिजिन का इंपोर्ट किया बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन। 800 मैट्रिक टन का ऑयल इंपोर्ट किया है, कहां से? ये इंपोर्ट किया गया है मलेशिया से, मलेशियन ओरिजिन का। हाँ जी, अब अगर मेरी प्राइस इसकी रिजेक्ट की गई तो मलेशियन ओरिजिन का ही आइडेंटिकल गुड्स अगर किसी और ने इंपोर्ट कर रखा है तो वो देखा जाएगा। ओके, अनदर स्कीम डिजाइन बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर, दिस बीइंग अ स्पेशल ट्रांजैक्शन। हाँ जी, क्या कह रहा है, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन थी इसलिए आपसे सिर्फ $10 चार्ज किया है 1 मैट्रिक टन के लिए फॉर द कंसाइनमेंट टू कवर एंड फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस। आप एक चैरिटेबल संस्था हैं इसलिए आपको ये फ्री में ऑयल मिला है क्योंकि आपने फ्री में आगे बांटना है। आपसे जो चार्जेस लिए गए हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस के लिए गए हैं, गुड्स के तो कुछ लिए ही नहीं गए। क्या ये रूल 12 में वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी? रूल 12 कहता था अगर सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू पे किसी और ने इंपोर्ट कर रखा हो, बट वैसे मैंने तो दिया ही नहीं कुछ, मैंने तो 0 दिया है, सभी ने मेरे से तो ज्यादा ही दिया होगा। नंबर 2, मेरे को एबनॉर्मल डिस्काउंट में मिल रखा है, तो ये 2 वजह हैं डाउट करने की मेरी वैल्यू पर, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और मेरी वैल्यू अगर रिजेक्ट हुई तो वैल्यू कहां निकाली जाएगी? रूल 4 to 9। तो आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स पहला वही आएगा। तो कह रहा है कस्टम हाउस फाउंड दैट एट और अबाउट द सेम टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, जिस टाइम पे मैंने ये इंपोर्ट किया, ये चैरिटेबल संस्था ने इंपोर्ट किया है, इसी टाइम पर फॉलोइंग इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल ऑफ मलेशियन ओरिजिन मिल गया जी, आइडेंटिकल गुड्स ही मिल गया। इसी टाइम पर कईयों ने इंपोर्ट कर रखा है। मैं 800 मैट्रिक टन लेके आया हूं, कोई और 20 मैट्रिक टन लेके आया, मेरी क्वांटिटी से मेल नहीं खाता, तो ये वाली प्राइस तो हो जाएगी रिजेक्ट। इस प्राइस को मुझे देखना ही नहीं। 20 को 100 मैट्रिक टन, ये भी मेरी 800 मैट्रिक टन के आसपास नहीं है। 500, 900, 400, 780, शायद मैं इन 4 को कंसीडर कर लूं। पहली 2 तो नहीं लेनी चाहिए। हाँ, 500, 900 इनको हम कंसीडर कर सकते हैं, 780 ये कंसीडर कर सकते हैं। मेरी ये 800 क्वांटिटी के आसपास है। अब मेरे को अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है, ये CIF में वैल्यू दे रखी है, और ध्यान रहे इंपोर्ट के केस में CIF आपकी क्या होती है? AV होती है, और CIF दे रखी है। मुझे कोई ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लैंडिंग ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ऐड नहीं करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, रूल 10 की 2 थी, ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग नहीं दे रखा तो 20% ऐड करते थे FOB का, और इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो 1.125% ऐड करते थे। ये 2 आपको एडिशन करनी ही होती है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में CIF ही दे रखी है, इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड ही है, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, यही हमारी AV होगी। ठीक है, ओके।
तो अब रूल 4 लगा रहे थे, रूल 4 लगाते समय एक से ज्यादा प्राइसेस मिली हैं, ये तो है क्वांटिटी, ये तो है क्वांटिटी, और ये है हमारी यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों में से जो लोअर होगा वो है 160, 160 ये हमारी एवी हो जाएगी। तो हमारा 800 मेट्रिक टन इनटू में 160, ये फॉरेन करेंसी में अमाउंट आया, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, बस फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगानी है। 800 इंटू में 160 इंटू में 70, 800 इंटू 160 ये फॉरेन करेंसी में डॉलर में आया, 70 से मल्टीप्लाई किया इंडियन करेंसी में आया, इस पर बीसीडी लगाई और बीसीडी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया, ये हमारी टोटल कस्टम ड्यूटी होगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। मलेशियन कंपनी ने डोनेट किए 1000 मेट्रिक टन, डोनेट किए हैं, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये रूल 12 में हमारी वैल्यू रिजेक्ट होगी और फिर हमें वैल्यू रूल 4 में निकालनी पड़ेगी। फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर एंड नीडी सिटीजन, अगेन वही ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस के पैसे चार्ज किए हैं तो वैल्यू रिजेक्ट हुई। अब मलेशियन ओरिजिन के ही ये 3 ट्रांजेक्शन है, ये क्वांटिटी है, हमने 1000 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया है, उसी के आसपास ही लगती हैं तीनों ट्रांजेक्शन। अब इनमें जो लोअर प्राइस होगी वो ले ली जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 300, ये अगेन CAF है, तो CAF हमारी एवी होती है, तो इसमें कोई ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब 780 इंटू में 300। हाँ जी, अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि अरे 900 का रेट, तो 900 क्वांटिटी तो किसी और ने इंपोर्ट 350 पे करी थी, 780 किसने 300 पे करी है, ऐसे कैसे? अरे हमें उससे क्या, उन्होंने उनकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है, जो आइडेंटिकल गुड्स जो लाए थे उन्हें, उनकी अकल कम थी ज़्यादा थी, हमें क्या करना, हमें तो एक से ज़्यादा प्राइसेस मिलती हैं, हमें तो लोअर वाली वैल्यू लेनी होती है, तो हम 300 ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, 300। तो ये 300 इंटू 1000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ड्यूटी का रेट 20% है। 300 इंटू में 1000 इंटू में 65 इंडियन करेंसी में असेस वैल्यू है, इस पर ड्यूटी और इस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगा देंगे। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक हमारा ये हो गया। वापस आएंगे अपनी चार्ट बुक में, 4 हो गया, 5 हो गया, अभी 3 अभी कंप्लीट किया नहीं, वो बाद में करेंगे, वजह है उसके पीछे। 6 कहता है, आप 6 कुछ नहीं बोलता, 6 तो कहता है आपने पढ़ा था वो 8 7 को लगाने से पहले लगा सकते हो। ठीक है, तो अब 7 क्या है, 7 से पहले 8 कर लेते हैं। 8 है बड़ा सिंपल, ये क्या कहता है, 7 के लिए थोड़ा सा चार्ट भी बनाना पड़ेगा, आपके पास नीचे भी स्पेस है ऊपर भी स्पेस है, हल्का सा चार्ट आप कहीं भी बना लेना। पहले 7 के लिए बनाऊँ 8 के लिए बनाऊँ, 8 के लिए बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ 8 के लिए, तो इसी में ही यूएसए से आप इंडिया में लेके आए। ठीक है, यूएसए से आप इंडिया में लेके आए, आप इंपोर्ट करके लाए हैं, तो ये कहता है ये यूएसए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चलो। पहला पॉइंट इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बोलता है, देखेंगे, कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग एम्प्लॉयड इन प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स, तो जितना मटेरियल प्रोसेसिंग लगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंस, इसमें ऐड करो फॉरेन कंट्री का प्रॉफिट, फॉरेन कंट्री में हमारे को अगर वो बेचते तो कितने में बेचते। ध्यान रहे रूल 8 पे कब आया हूं, जब रूल 4 5 नहीं मिला तो रूल 8 पे आया हूं। अगर आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स नहीं मिले तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री की कोस्ट से चल रहे हैं और इंडिया के पोर्ट तक, हम यहां तक पहुंचेंगे, इंडिया के पोर्ट तक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिर वहां प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब यूएसए से इंडिया तक आने का रूल 10(2) में जो खर्चे ऐड होते हैं वो ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। तो ये थर्ड बोलता है एक्सपेंसेस जो रूल 10(2) वाले वो ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, बस ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, CF वैल्यू। ये है रूल 8, ये है रूल 8, इसे हम कंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं, इसे हम क्या बोला करते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू। अब जो रूल 9 है ये है डिडक्टिव वैल्यू। ये क्या है, मान लीजिए अब ये रूल 9 के लिए बता रहा हूं, यूएसए से आप इंडिया में इंपोर्ट किया। ठीक है, यूएसए से आपने इंडिया में इंपोर्ट किया, ओके। इंडिया से आप कहां लेके गए, इंपोर्टर की प्रीमाइसेस पर, यहां आपने दी होगी कस्टम ड्यूटी, यहां आपने दी होगी कस्टम ड्यूटी, यहां आपने दी होगी कस्टम ड्यूटी। फिर यहां से आपने क्लियर करा के इंपोर्टर की प्रीमाइसेस पर लेके गए, इंपोर्टर की प्रीमाइस पर लेके गए, तो यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस भी लगा होगा। ये इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री तक का, इंपोर्टर के प्रीमाइसेस तक का आपका क्या लगा होगा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लगा होगा। इस इंपोर्टर की प्रीमाइसेस पर अगर कोई प्रोसेसिंग होती है या कोई यहां पर एक्सपेंस होते हैं या कमीशन दी जाती है सेलिंग एजेंट को,
या प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करेंगे, इसके बाद हमारे पास आएगी सेलिंग प्राइस, इसके बाद आएगी सेलिंग प्राइस, है ना। यूएसए से इंडिया के पोर्ट पर माल आया, फिर इंपोर्टर की प्रीमाइसिस पर गया, ड्यूटी ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस पे किया। अब इंपोर्टर की प्रीमाइसिस पर ये खर्चे हुए, इसके बाद हमारे पास आई सेलिंग प्राइस। ये कहता है डिडक्टिव वैल्यू, रूल 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू, इस वाली सेलिंग प्राइस से चलो और ये खर्चे माइनस करते हुए इधर पहुंचो, इसलिए बोलते हैं डिडक्टिव वैल्यू। क्यों भाई, रूल 3 वैल्यू रिजेक्ट करी, रूल 4 आइडेंटिकल गुड, किस जो हम इंपोर्ट करके लाए हैं प्रोडक्ट वैसा आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स मिला ही नहीं उस टाइम पे। तो वो कहते हैं चलो फिर एक काम करो, आप ही जो ये प्रोडक्ट लाए हो, पहले भी लाए होगे, अपनी फैक्ट्री से बेच रहे होगे ना। अगर आप अपनी प्रीमाइसिस से बेच रहे हो तो जितने का बेच रहे हो, जिस टाइम पे हमने इंपोर्ट किया हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो गई। वो कहता है ऐसा प्रोडक्ट अगर अपनी प्रीमाइसिस से बेच रहे हो, हम उस वाली प्राइस से चलते हैं और ये प्रोसेसिंग कमीशन प्रॉफिट ये माइनस करेंगे, फिर इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लगा वो माइनस करेंगे, फिर कस्टम ड्यूटी माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी वो वाली प्राइस जिसे हम डिडक्टिव वैल्यू नाम देंगे, क्योंकि हमें इंडियन पोर्ट वाली प्राइस चाहिए, सीएफ वैल्यू चाहिए, इस पर हमें कस्टम ड्यूटी लगानी है। ठीक है, तो आइए देखेंगे। हाँ, अगर ये सेलिंग प्राइस जिस टाइम पे हमने इंपोर्ट किया उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो ये 90 डेज आगे तक की देखी जा सकती है। 90 डेज आगे तक की, अभी आपका हम प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे माल छोड़ देंगे, फिर 90 डेज के अंदर अंदर आप उसको बेच लो, तो 90 डेज में जब वो बिक जाएगा उस प्राइस से फिर चलेंगे यही बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हुए और हम इस वाली प्राइस पर पहुंचेंगे। तो हम यहां पर डिडक्टिव वैल्यू, हम ये डिडक्ट कर रहे हैं, ये चीजें डिडक्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो आइए जरा एक बार देखते हैं, रूल 7 ऐसा ही बोल रहा है। रूल 7 कह रहा है डिडक्टिव वैल्यू, इंपोर्टेड गुड्स बीइंग वैल्यूड आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया इन द सेम कंडीशन एज इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। अगर जो हम इंपोर्ट करके लाए हैं उसी टाइम पर ही एट और अबाउट द सेम टाइम, सेम कंडीशन में, मतलब बिना कोई प्रोसेसिंग के, सेम कंडीशन का मतलब है बिना कोई प्रोसेसिंग के अगर कोई गुड्स आपके यहां से बिक रहे हैं तो सेलिंग प्राइस से चलेंगे, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इसमें से कमीशन, सेल एक्सपेंस ये माइनस करेंगे, इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लगा, कस्टम ड्यूटी या अदर टैक्सेस लगे ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो प्राइस आ जाएगी डिडक्टिव वैल्यू आएगी, उसे हम लेस करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, अगर कोई आपका प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग बेचा जाता तो प्रोसेसिंग का खर्चा और माइनस कर देंगे। वैल्यूज बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग कॉस्ट ये और डिडक्ट करनी होगी। अब लास्ट, अगर गुड्स जिस टाइम पे हम लाए उस टाइम पे नहीं बिक रहा है तो ये सेलिंग प्राइस 90 दिन की देखी जा सकती है। जिस टाइम पे हम, मान लीजिए 1 जून 2020 को लाए, इस समय ही हमने देखना था तुम्हारी प्रीमाइसिस पे कितने का बिक रहा है। तो अगर इस समय नहीं बिक रहा तो हम फ्यूचर में, बाद में जब बिकेगा, 90 दिन तक की प्राइस को हम कंसीडर करके फिर आपकी ये प्राइस निकालेंगे। तो हम ये डिडक्ट कर रहे हैं, ये खर्चे माइनस करके आपकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो हमें सेलिंग प्राइस लेनी है, ये क्या लेनी है, ये हम देखेंगे। सेलिंग प्राइस भाई, एक से ज्यादा सेलिंग प्राइस भी तो हो सकते हैं, आप एक से ज्यादा रेट पे बेच रहे हो, तो फिर हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस रेट पे बिक रही है, उस वाली प्राइस को कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस का मतलब है यूनिट प्राइस एट विच ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सोल्ड, तो हाईएस्ट क्वांटिटी जो सेल कर रहे हैं आप, उस वाले रेट से कंसीडर करके हम वैल्यू निकाल देंगे। ये था हमारा डिडक्टिव वैल्यू का। अब हम आते हैं रूल 9 रेसिडुअल मेथड पर। अगर रूल 4 to 8 तक कहीं वैल्यू नहीं निकल पाई तो यहां पर वैल्यू निकालेंगे यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स। इस रेसिडुअल मेथड का दूसरा नाम बेस्ट जज वैल्यू भी है और इसका एक और नाम फॉल बैक मेथड भी है। फॉल बैक मेथड मतलब गिरते चले 4 से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, फिर 8, गिरते गिरते यहां आ गए 9 पे। फॉल बैक मेथड गिरते गिरते आए ना। और यह बेस्ट जज वैल्यू भी है, इसे हम बेस्ट जज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पहले शेर सुना दें, पहले शेर सुन लो जी। सुना है मुझसे ज्यादा कोई चाहने लगा है तुम्हें, सुना है मुझसे कोई ज्यादा चाहने लगा है तुम्हें, हमसे बढ़कर अगर कोई चाहे तो उसी के हो जाना। ओहो, एटीट्यूड। हाँ, मजा नहीं आया, एक और सुना है, और सुनो जी।
मोबाइल की टाइपिंग स्पीड, मैसेज टोन और चेहरे पे हल्की सी हंसी। मोबाइल की टाइपिंग स्पीड और मैसेज टोन और चेहरे पे हल्की सी हंसी बताती है कि सामने वाला इश्क में बर्बाद होने चला है, कि सामने वाला इश्क में बर्बाद होने चला है। एक और सुनाए, और सुन लो। एनकाउंटर तो उसने भी किया था, एनकाउंटर तो उसने भी किया था अपनी आंखों से मेरे दिल का, एनकाउंटर तो उसने भी किया था अपनी आंखों से मेरे दिल का, पर मैंने अपनी गाड़ी पलटने नहीं दी, पर मैंने अपनी गाड़ी पलटने नहीं दी। हाँ जी, आइए रूल 9 पर। हाँ जी, जो वैल्यू यहां निकाली जाएगी रीजनेबल मींस के थ्रू निकाली जाएगी। यहां कोई वैल्यू निकालने का तरीका नहीं बता रहा, यहां तो ये बताएगा ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। यहां तो ये कोई वैल्यू निकालने का तरीका नहीं बता रहा। तो एक क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी में आ जाता है। हाँ जी, ध्यान रहे, लेकिन जो वैल्यू रेसिडुअल मेथड से निकाली गई, जितने में नॉर्मली इंडिया में इंपोर्ट किया जाता उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू जो डिटरमाइन होगी लेस देन इक्वल टू नॉर्मल इंपोर्टेड प्राइस। जितने में मान लीजिए नॉर्मली इंपोर्ट होता है 10,000 में, तो ये 10,000 से कम ही हो सकती है जो आपने यहां पर निकाली। अगर नॉर्मली इंपोर्ट होता है 10,000 में, तो ये 9500 हो सकती है, लेकिन ये 10,200 नहीं हो सकती, ये 10,200 नहीं हो सकती। ठीक है, 9500 तो हो सकती है, 10,200 नहीं हो सकती जो यहां पर रेसिडुअल मेथड में निकाली गई। अच्छा, यहां पर जो प्राइस ली जाएगी वो क्या कहता है, नो वैल्यू डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। जो यहां पर जो वैल्यू ली जाएगी वो इनमें से कोई नहीं ली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं दो में से मिनिमम। छठे पॉइंट के आगे लिखता हूं पहला पॉइंट, फिर पहले ये सेकंड पॉइंट के आगे सेकंड पॉइंट, दो में से मैक्सिमम। पहला दो में से मिनिमम, फिर दो में से मैक्सिमम, फिर ये नहीं ले सकते। नंबर 3, इंडिया में कितने का बिक रहा है, ये नहीं ले सकते। नंबर 4, फॉरेन कंट्री में कितने का बिक रहा है, वो नहीं ले सकते। नंबर 5, पांचवे को पांचवा लगाएंगे, फॉरेन किसी और देश को, इंडिया ने किसी और देश को कितने बेच रहे हैं वो नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं ले सकते जी। फिर नंबर 6, 7 को 6 लगाएंगे, आर्बिट्रेरी फिक्टिशियस वैल्यू नहीं ले सकते। और नंबर 7, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहां ये नहीं बता रहा क्या लेंगे, ये कह रहा है ये नहीं लोगे। दो में से मिनिमम नहीं लोगे, सबसे पहले दो में से मिनिमम नहीं लोगे, दो में से मैक्सिमम नहीं लोगे, इंडिया में कितने का बिक रहा वो नहीं लोगे, फॉरेन कंट्री के मार्केट में कितने का बिक रहा वो नहीं लोगे, किसी दूसरे देश को, इंडिया के अलावा किसी और दूसरे देश को कितने बेच रहा वो नहीं लोगे, आर्बिट्रेरी फिक्टिशियस वैल्यू नहीं लोगे। ये डिपार्टमेंट निकाल रहे हैं ना वैल्यू, उनको बताया जा रहा है ये मत लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यू नहीं लेना। तो यहां लेना क्या है, इसके लिए एक सर्कुलर इशू हुआ था। मान लीजिए मैंने एक पुरानी मशीनरी इंपोर्ट करी, कितनी पुरानी है, 5 साल 6 महीने 25 दिन 24 घंटे 20 मिनट 30 सेकंड पुरानी। अब ऐसी ही कोई मशीनरी किसी और ने इंपोर्ट करी हो, पॉसिबल नहीं है, चांसेस बहुत रेयर है। तो फिर मेरी रूल 3 में अगर मान लीजिए, पहले तो रूल 3 वाली ही वैल्यू लेनी है, अगर वो रिजेक्ट हुई तो फिर रूल 4 to 9, पुरानी मशीन लाऊं या कुछ लाऊं, पहले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लेनी है। अगर वो रिजेक्ट हुई, वैलिड रीजन है उनके पास, तो फिर 4 to 9। 4 क्या, आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स मिलेंगे नहीं ऐसे। 4 5 रिजेक्ट हो गया, 6 में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। 7 डिडक्टिव वैल्यू, मशीन लाया हूं बेचने के लिए नहीं, मशीन तो कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए लाया हूं, तो 7 लगेगा नहीं। 8 कंप्यूटेड वैल्यू, फॉरेन कंट्री के कॉस्ट से चलते थे, अरे नई मशीन नहीं लाया पुरानी मशीन लाया हूं, कॉस्ट प्रॉफिट का ऐड करके करोगे क्या, तो 8 कंप्यूटेड वैल्यू भी रिजेक्ट हो गया। तो हम कहां पे है, 9 में सर्कुलर ने बोला फिर आप नई मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो। तो वो मेथड इन्होंने मना नहीं कर रखा, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमारा अब रूल 3 रहा, पहले रूल 3 कर ले। रूल 3 क्या कहता है जी, मेथड ऑफ वैल्यू। यहां पर हम वैल्यू क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में रूल 10 की एडजस्टमेंट करते हैं। हमने इस पर क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन ये 4 कंडीशन है ये वैल्यू लेने के लिए। सबसे पहले नंबर 4 को बनाए, पहला बायर सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर आप ट्रांजैक्शन लेना चाहते हो बायर सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। फिर थर्ड को सेकंड बनाए, अगर कोई फर्दर कंसिडरेशन इंडिया में लाने के बाद आप बेचते हो और उसे बोलते हो कि जब मैं बेचूंगा तब मैं कुछ पैसे दे दूंगा, वो अगर एडजस्टेबल है, वो अमाउंट एडजस्ट किया जा सकता है, फिर तो ठीक है,
फिर रूल 3 वाली ट्रांजैक्शन ले लेंगे। अगर वो अमाउंट कितना है पता ही नहीं है तो फिर रूल 3 वाली वैल्यू नहीं ले सकते। नंबर 3, सेल प्राइस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाए। सेल प्राइस के ऊपर में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी वैल्यू डिटरमाइन ना हो पाए। इसके लिए इंटरप्रेटेटिव नोट्स में एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए मैंने एक चीज परचेज करी, वो कहता है एक चीज परचेज करो तो दूसरी चीज भी हमारे से परचेज करनी पड़ेगी, तब हम ये वाला रेट लगाएंगे। इसका मतलब फिर मान लीजिए मैं कंप्यूटर परचेज करता हूँ, कहते हैं प्रिंटर भी हमसे लेना पड़ेगा, तब हम कंप्यूटर का ये वाला प्राइस लगाएंगे। तब इसका मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर कंडीशन है, वो प्राइस फेयर नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, कोई रेस्ट्रिक्शन ऑन बायर फॉर डिस्पोजल और यूज की नहीं होनी चाहिए कि कैसे आपने उस गुड्स को यूज करना है या कैसे आपने डिस्पोज करना है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। इन रेस्ट्रिक्शन को हम रेस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे, मतलब इन 3 रेस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या है? अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लोन लगा रखी है या उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि जियोग्राफिकल एरिया लिमिट कर दिया जहां हम गुड्स को बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया, वो कहता है आप हरियाणा में ही माल बेच पाओगे या यूपी में ही माल बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी स्टेट्स के लिए हमने कोई और बंदे अपॉइंट कर रखे हैं। तो मैं जो इंपोर्ट करके ला रहा हूं, अगर वो जियोग्राफिकल एरिया लिमिट कर रहे हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी। और ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन जिससे कि उसकी सब्सटेंशियली वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। इसके लिए इंटरप्रेटेटिव नोट में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही है और कंपनी ने कंडीशन लगाई कि ये लॉन्च डेट है, इससे पहले आप बेचोगे नहीं, तो ये रेस्ट्रिक्शन उसकी सब्सटेंशियली वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है, ये माना जाएगा। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाएगी, इन रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तो रूल 3 में ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी प्लस रूल 10 की एडजस्टमेंट। अगर चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर हम रूल 4 to 9 सीक्वेंशली निकालेंगे। ओके, अच्छा, जो अभी रिलेटेड पर्सन वाला था, इसमें एक बात और, पहले तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो आपने जीएसटी में पढ़ी थी वही है। एक दूसरे बिजनेस के ऑफिसर डायरेक्टर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर कॉमन हैं वो आपस में रिलेटेड माने जाएंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं। एक ने दूसरी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं, एक ने दूसरे को कंट्रोल किया है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी, या फिर बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, होल्डिंग की 2 सब्सिडरी हैं, सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2, या दोनों थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे ए और बी ने जेवी डाल रखा है तो ये जेवी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अच्छा, एक डिफरेंस है, वहां पर जीएसटी में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को रिलेटेड माना जाता था, यहां एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को रिलेटेड तभी मान रहे हैं जब ये इन 7 क्राइटेरिया में कहीं फॉल करता हो। तो ये एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को तभी रिलेटेड मान रहे हैं जब 7 क्राइटेरिया में फॉल करता हो, तो अदरवाइज इसे रिलेटेड नहीं मान रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, ये होगी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है, जैसे जीएसटी में थे वैसी है। तो अब इसमें ये बोल रहा है रिलेटेड पर्सन, अगर मान लीजिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बेचा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को माल बेचा, एम्प्लॉयर है फॉरेन कंट्री में, एम्प्लॉय इंडिया में है, तो इनके बीच वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर रिलेशनशिप से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। और ये पता कैसे लगेगा कि रिलेशनशिप से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है? मान लीजिए ये बायर सेलर अनरिलेटेड है, इन्होंने सेलर ने 1000 का माल बेचा है। अब अगर आइडेंटिकल गुड्स भी इसी प्राइस के आसपास, मान लीजिए 950 या 1010, इसी के आसपास, अगर जितने में रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है वो वाली ट्रांजैक्शन की वैल्यू आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स या डिडक्टिव कंप्यूटेड वैल्यू के आसपास है, इसके क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज वैल्यू है, तो माना जाएगा रिलेशनशिप ने प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं किया। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और वो जो प्राइस है वो आइडेंटिकल या सिमिलर या जो डिडक्टिव या कंप्यूटेड वैल्यू के आसपास की वैल्यू है, तो फिर हम यही प्राइस ही जितने में रिलेटेड पर्सन को बेचा, मतलब 1000, यही प्राइस ही एक्सेप्ट कर लेंगे, मानेंगे कि प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। यहां हमारा चैप्टर वैसे कंप्लीट होता है। इसके बाद पेज नंबर 25 पे एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल दे रखे हैं, पढ़ने और पढ़ लेना, जनरली पूछा नहीं जाता है। अब हमें करने हैं क्वेश्चंस। तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? हाँ जी, अब हमें करने हैं क्वेश्चन। तो आइए एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, क्वेश्चन करने के लिए हमने रूल 10(1) किया है,
और 10-2 किया है। हाँ जी, कैसी लगी क्लासेस आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप पढ़ा के बहुत मज़ा आया। एक क्लास बस आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की रह गई है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी अगर आपकी पेन ड्राइव में नहीं आती है, जो पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, मैं नंबर दे देता हूँ आपको, आप नोट कर सकते हैं 9034410710। आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करना है तो इवनिंग में 7:30 to 8:30 आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो उसके लिए, क्लासेस कैसी लगी, वो कुछ भी। तो आइए एक बार मैं फटाफट से रूल 10-1 10-2 आपको रिवाइज कराऊं और फिर करें क्वेश्चन। रूल 10-1 में हम कमीशन, पहला इसमें 5 चीजें ऐड करते हैं। पहला कमीशन, कंटेनर पैकिंग, कंटेनर अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं होंगे। कमीशन में बाइंग कमीशन ऐड नहीं होती है, लेकिन जो बाइंग कमीशन नहीं है, कैनलाइजिंग एजेंसी को दी गई, लोकल एजेंट को दी गई कमीशन, ये ऐड होगी। नंबर 2, अगर आपने कैश के अलावा काइंड में मटेरियल, टूल, डाइज दिए हैं तो ये भी ऐड होंगे। डिजाइन वर्क आउटसाइड इंडिया वाला ऐड होगा, इन इंडिया वाला ऐड नहीं होगा। नंबर 3, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी, लाइसेंस फी भी वर्ड है, लाइसेंस फी के साथ प्रोसेस लाइसेंस फी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी लिखा हुआ तो ऐड होगी। रॉयल्टी लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स ऐड होगा, रिप्रोडक्शन वाली रॉयल्टी ऐड नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटर रीसेल वाली रॉयल्टी ऐड नहीं होगी। ओके, फिर इसके बाद पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट से रिलेटेड भी ये रॉयल्टी लाइसेंस फी ऐड होगी। नंबर 4, अगर सब्सिक्वेंट रीसेल प्रोसीड का कोई अमाउंट दिया जाता है वो ऐड होगा। डिविडेंड का कोई इंपोर्टेड गुड्स से लेना देना नहीं होता, ये ऐड नहीं होगा। वो तो उस कंपनी ने हमारे शेयर परचेज कर रखे होंगे इसलिए हम उसे डिविडेंड दे रहे होंगे। नंबर 5, एनी अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल, एनी अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल जो प्री इंपोर्ट वाली होती हैं वही ऐड होती हैं, पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई ऐड नहीं होता। फॉरेन कंट्री से इंडिया में आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट लगता है, इंश्योरेंस लगता है, या कोई इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन फैक्ट्री पे होगी या ट्रेनिंग दी जाएगी, ये पोस्ट इंपोर्ट है, ये ऐड नहीं होंगे। हाँ, एक पोस्ट इंपोर्ट खर्चा ऐड होता है अगर वो प्रोसेस से रिलेटेड है, रॉयल्टी लाइसेंस भी वो ऐड होगी। प्री इंपोर्ट खर्चे ऐड होंगे, प्री इंपोर्ट खर्चे ऐड होंगे। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट जीएसटी में ऐड होता है या कस्टम में ऐड नहीं होता है। डिसमेंटलिंग चार्जेस फॉरेन कंट्री में लगाए जा रहे हैं इंपोर्ट करने से पहले, प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा। मशीन टूल प्लांट के साथ में आ रहा है, प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा। बायर इंस्पेक्शन, फॉरेन कंट्री में बायर अपनी वजह अपना इंस्पेक्शन कराता है, ऐड होगा। वेंडर इंस्पेक्शन ऐड नहीं होती है, अगर इंपोर्ट के लिए जरूरी है तो ही ऐड होती है। ये हो गया रूल 10-1। 10-2 की बात करें तो पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस ऐड होता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एफओबी क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है? अगर गिवन है तो एफओबी में रूल 10-1 की एडजस्टमेंट करो, कस्टम एफओबी आ गई। इस कस्टम एफओबी पर ये ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड करने हैं। अगर ये असर्टेनेबल हैं तो एक्चुअल ऐड करेंगे। एयर के केस में 20% और एक्चुअल विच एवर इज लेस। इस कस्टम एफओबी का, कस्टम एफओबी कैसे आई थी? एफओबी प्लस रूल 10 की एडजस्टमेंट, तो 20% एक्चुअल विच एवर इज लेस। इंडिया के पोर्ट पर कोई अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो ऐड नहीं करने हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर असर्टेनेबल नहीं है तो 20%। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लिटरेज, बार्जिंग, शिप डैमेज ऐड होगा। क्या ऐड नहीं होगा? जो पोस्ट इंपोर्ट है, फर्स्ट टाइम पोर्ट पर आया, इसके बाद दूसरे पोर्ट पर लेके जा रहे हैं, या आईसीडी, सीएफएस एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट पर लेके जा रहे हैं, ये ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता, एफओबी भी नहीं पता, एफओबी प्लस सीओई पता तो उसका 20% ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस
पता है तो एक्चुअल, नहीं पता तो 1.125%। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता, एफओबी भी नहीं पता, लेकिन एफओबी प्लस सीओटी पता तो उसका 1.125% ले लेंगे। एक पॉइंट और ये नया बता दें, क्या अगर क्वेश्चन में ओनली कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया इन INR गिवन, अब ये कौन सा इंश्योरेंस माने, इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री या फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट? इंस्टीट्यूट कहता है इसे माने फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट। तो अगर इंश्योरेंस में रुपीज में अमाउंट दे रखा है और ये नहीं बता रखा ये कहाँ से कहाँ का है, तो फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट माने। ऐसा क्यों? हम मानेंगे कि हमने इंडिया वाली इंश्योरेंस कंपनी से जो माल फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा है उसका इंश्योरेंस कराया। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर कस्टम एफओबी थी, इसमें सीओटी प्लस सीओआई ऐड करेंगे तो हमारे पास सीएफ आएगी या एबी आएगी। कस्टम एफओबी प्लस सीओटी प्लस सीओआई ये ऐड करेंगे तो हमारे पास सीएफ आएगी, इसे ही हम असेसेबल वैल्यू बोलते हैं। हाँ जी, डैमरेज, शिप डैमरेज तो ऐड करना था, लेकिन डैमरेज फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स ऐड नहीं करना। डैमरेज फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है? इंडियन पोर्ट पर उतारने के बाद आपको 3 दिन का समय मिला, वहां से माल उठा लो। अगर आप 3 दिन में नहीं उठाते तो फिर वो डैमरेज ले रहे हैं, पेनल रेंट ले रहे हैं, वो ऐड नहीं होगा। हाँ, शिप डैमरेज ऐड होता है। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन में एफओबी नहीं दे रखी तो एक्सपोर्टर फैक्ट्री प्राइस दे रखी होगी, और मोस्टली क्वेश्चन अब इसी पे पूछता है तो आपको ध्यान देना होगा, हमने इसी पे क्वेश्चन किया है अभी। अगर एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस दी है प्लस लोडिंग वहां का फॉरेन कंट्री का ही ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा, फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री से एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से फॉरेन कंट्री के पोर्ट तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट दिया है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग दिया है, तो वो ऐड करके हमारे पास आती है एफओबी। इस एफओबी में 10(1) की एडजस्टमेंट करें तो कस्टम एफओबी आती है। अब हम फिर वही 20% एक्चुअल की बात करेंगे अगर एयर वाला है तो। जब ये 20% निकालेंगे कस्टम एफओबी पे, लेकिन ये कस्टम एफओबी में नहीं ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में एफओबी गिवन नहीं थी तो ये 20% किस पे ऐड करेंगे? ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको 10(1) ऐड करना होगा, फिर इंश्योरेंस उसके बाद ऐड करना है। तो ये क्यों हम एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करेंगे, क्यों कस्टम एफओबी में नहीं ऐड करेंगे? इसके पीछे वजह ये है कि 20% में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ये वाला ट्रांसपोर्ट ये ऐड है, ये 20% में ये वाला सारा ऐड है। जब परसेंटेज लिया तो इसमें सारा ऐड है, तो इसलिए दोबारा से ऐड नहीं करना, इसलिए इसे एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना होता है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद चलिए आइए चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम जल्दी से आइए, हमने क्वेश्चन कर लिए थे ब्रेक से पहले, कहाँ तक? क्वेश्चन 24 तक कर लिया था ना, तो पेज नंबर 84 पे आए क्वेश्चन बैंक में। पेज नंबर 84 पे आए क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 25। ABC इंडस्ट्रीज, कैलकुलेटर निकाल लो जी, जरूरत पड़ेगी इसकी। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करना। ABC इंडस्ट्री मुंबई इंपोर्टेड 1 मशीन फ्रॉम वेसल फ्रॉम जापान, शिप से इंपोर्ट किया है। ओके जी, शिप से इंपोर्ट किया है। कोस्ट अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर, वहां पे वो 6 लाख का बेच रहा है। ओहो, लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इसका मतलब ये हमें एफओबी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर ही लोडिंग के खर्चे लग रहे हैं, एफओबी निकाली जाएगी, इससे एफओबी निकाली जाएगी। तो ये 6,25,000 हुआ। फिर फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट है, ये तो 10(2) वाला खर्चा है। ओके जी, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। फिर आप क्वेश्चन में 10(2) 10(1) लगा लो पहले। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन न्यू दिल्ली, ओहो रुपीज में है ये 10(1) वाला है, लेकिन ऐड नहीं होगा क्योंकि डिजाइन वर्क इन इंडिया वाला ऐड नहीं होता था, डिजाइन वर्क इन इंडिया वाला ऐड नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, कमीशन पेड नॉट द बाइंग कमीशन, ये ऐड होगी लेकिन रुपीज में है, तो पहले ऊपर वाले अमाउंट को आपको ऐड करना होगा, वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, ये 10(1) वाला है।
एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, ये ऐड नहीं होता है। इंडिया के पोर्ट पे जो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड नहीं होता है। एक्चुअल इंश्योरेंस असर्टेबल नहीं है तो 1.125% ले लेंगे, ये कस्टम एफओबी का लेंगे। लिटरेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, हाँ जी, लिटरेज हमारा ऐड हुआ करता था, लिटरेज हमारा ऐड हुआ करता था जी, ओके, ये हमारा ऐड होगा। फिर बीसीडी का रेट दे रखा 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, आईजीएसटी है, एक्सचेंज रेट है 0.65, चलो जी निकालते हैं। अब पहले काम करते हैं हम, 6,25,000 था ना, इसको पॉइंट कितना है, येन का एक येन का रेट है 0.65, तो 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6,25,000 ये हमारी एफओबी आई, इसको हम 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया जी, 6,25,000 इंटू में 0.65, ये आया 4,06,250, 4,06,250। 10-1 वाला एक ही खर्चा था, ये 1.25 लाख का, 1.25 लाख इसमें से ऐड किया 10-1 का खर्चा जो कि कमीशन थी, ये कमीशन थी, इसे ऐड किया, आंसर आपके पास दे रखा है, आप बस देखते रहिए। 1,25,000 ऐड किया, ये आया 5,31,250, ये आ गई कस्टम एफओबी। ये क्या आ गई, कस्टम एफओबी। कस्टम एफओबी कैसे आती है जी, जो भी 10-1 वाले खर्चे हैं एफओबी में वो ऐड कर लीजिए, वो हमने ऐड कर लिए। इंश्योरेंस 1.125% इसी का ही लेना है ना। पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ना दे रखा हो तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना ऐड करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड करते हैं आप 20% और इंश्योरेंस कितना ऐड करते हैं जी 1.125%। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे को दे रखा है, ये पोर्ट की बातें कर रहा है, इसका मतलब एयरपोर्ट ने शिप से लाया गया है, वेसल से लाया गया है, वेसल से लाया गया है, और एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअली ऐड करेंगे, 20% की बात यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक तो ये 1 लाख ऐड होगा, और ये भी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ही मानी जाती थी, लिटरेज, जी हाँ, शिप डैमेज, लिटरेज और आपका बार्जिंग चार्जेस, ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट मानी जाती थी। तो 1,20,000 हम ये ऐड कर देंगे, 1,20,000, ओके जी। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो हमने ये भी ऐड कर दिया, 1,25 का हो गया, ये 20,000 की डिस्काउंट की बच जी, बस अब 1.125% ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1.125%, 5,31,250 का। अच्छा 1 मिनट, ये तो 1 लाख आपका उसमें था येन में, रुको 1,20,000 कहाँ से ऐड कर दिया, ये तो आपका येन में था, तो 1 लाख को पहले येन में कन्वर्ट करें, 0.65 से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख इंटू में 1.60, 1 लाख इंटू में 0.65, ये आया 65,000, और 20,000 आपका ये लिटरेज, ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है, ऐसे घोड़े गधे मिलाना नहीं, हाँ जी। अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 5,31,250 का, ये 1.125%, ये आ रहा है 5,976.56, 5,976.56, 25 आ रहा है, बस ये 2 फिगर तक ले लो, बस जी ये ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी CF वैल्यू, इसी को हम AB बोलते हैं। तो 5,31,250 में 65,000, 20,000 देखेंगे, 5,65,000, ये 20,000, 5,976, ये ऐड किया, ये हमारे पास CF वैल्यू है, इसी को हम AB बोलते हैं, ये राउंड ऑफ कर दिया। इस पर BCD और BCD पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और तीनों को मिलाकर उस पर IGST, उस पर IGST। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Determine the AV under the custom law of an imported मशीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं दे रखा तो मानेंगे C के थ्रू इंपोर्ट है, ओके जी। कॉस्ट ऑफ मशीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, रिवाइज प्राइस है, नेगोशिएटेड प्राइस है, तो हमें क्या लेनी होती है, नेगोशिएटेड प्राइस, 1,50,000 से चलेंगे। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, अब पहले लगा ले कौन सा क्या है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, हो मतलब एफओबी नहीं दे रखी है, निकालनी पड़ेगी, 20,000 ऐड करेंगे, ये रुपीज़ में ही दे रखे हैं सारे, तो करेंसी में कन्वर्ट करने की बात ही नहीं आएगी, 20,000 ऐड करेंगे। फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू ICD, ये तो पोस्ट इंपोर्ट होता है, ये ऐड नहीं होता। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, वहाँ फॉरेन कंट्री के पोर्ट पे लोड करने के खर्चे लगे होंगे, 5,000 ये ऐड होगा। डैमेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट, ये तो बाद का ट्रांसपोर्ट है, इसकी बाद में बात करेंगे। बाइंग कमीशन नहीं ऐड होती है जी, नहीं ऐड होती है।
कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, ये 10(1) वाला खर्चा है, ये 10(1) वाला खर्चा है। ओके, ये 10(1) वाला खर्चा है। वेंडर इंस्पेक्शन नोट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऐड नहीं होगी, ये ऐड नहीं होगी, ये ऐड नहीं होगी। अब ये मिलाकर तो आई हमारे पास एफओबी, ये तो आई हमारे पास एफओबी 175। इसमें 10(1) वाला खर्चा ऐड करेंगे, 10(1) वाला खर्चा ऐड करेंगे, 10(1) वाला खर्चा ऐड करेंगे 1000, ये आया 1,76,000। ये कितना आया 1,76,000। ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बोला था, याद रखना, कसम खाना, रूल 10(2) के खर्चे के बारे में लिखे या ना लिखे, हमें तो ऐड करना ही है। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस तो ऐड करना ही है। ट्रांसपोर्ट के बारे में डैमरेज बताया, लेकिन मेरे को तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब चूंकि मैं 20% लूंगा, क्योंकि मैं 20% लूंगा, तो मुझे ये बताइए क्या इसमें डैमरेज इंक्लूड माना जाएगा? जी हाँ। अब चूंकि मैं 20% लूंगा तो इसमें डैमरेज इंक्लूड माना जाएगा। ये 20% में सब कुछ इंक्लूड माना जाता है। अब तो मैं 20% निकालूंगा 1,76,000 पर, ऐसे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं दे रहा, तो 1.125% निकालूंगा। तो एक बार 20% निकालें, कितना आ रहा है 1,76,000 पे 20% आपने निकाला, 1,76,000 पर आपने 20% निकाला, यह है 35,200। मेरा क्वेश्चन, ये 35,200 किस में ऐड होगा? क्या मैं इसे इस कस्टम एफओबी में ऐड करूं, या मैं इसे, क्योंकि 20% की बात है और क्वेश्चन में हमारे को एफओबी नहीं दे रखी थी। जब एफओबी नहीं दे रखी तो ये हमें एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना, वो है 1.5 लाख। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एफओबी नहीं दे रखी तो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना, तो 1.5 लाख में ऐड करेंगे हम 35,200। तो अब इसके अलावा हमें क्या ऐड करना है, 10(1) वाला खर्चा, ये 10(1) वाला खर्चा 1,000 और ऐड करेंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस निकालेंगे 1,76,000 पर 1.125% या 1980। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपके कंसेप्ट खुल जाए, सब समझ में आ जाए। तो 170, ये 150 प्लस 35,200 प्लस 1,000 प्लस 1980, ये आप ऐड करेंगे, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, जिस वैल्यू पे असेस वैल्यू, जिस पर आपको ड्यूटी देनी है। तो जब भी आप 20% निकालेंगे और क्वेश्चन में एफओबी नहीं थी तो वो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना है। और ये याद रखना, अगर कोई 10(1) वाला खर्चा है, क्योंकि आपने कस्टम एफओबी ऐड नहीं किया है, तो एफओबी की जगह आपने एक्सपोर्टर फैक्ट्री प्राइस में ऐड किया है, तो आपको 10(1) वाला खर्चा अगर कोई है, जैसे 1,000 था, वो अलग से ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक मटेरियल इंपोर्ट किया है बाय एयर एट सीएफ प्राइस $5,000, फ्रेट पे कर रखा है 1500 का, इंश्योरेंस दे रखा है 500 का। हाँ जी, जब एयर वाली बात आ जाए तो 20% वाली बात आपके दिमाग में ठनक जानी चाहिए। जब एयर वाली बात आ जाए तो आपको 20% और एक्चुअल से कंपैरिजन करना होता है। तो आप सीएफ है तो आप पहले एफओबी निकालो, सीएफ में से ये फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस करो, 5,000 में से 1500 और 500 माइनस किया तो ये 3,000 आया, ये 3,000 आया। अब ये 3,000, ये जो 3,000 आया, अब इसका 20% निकालेंगे, क्योंकि 10(1) वाला कोई खर्चा है नहीं, तो ये 20% निकालेंगे, ये 600 आया। ये 600 और 1500 विच इज लोअर, तो 600 लोअर है, तो 600 ऐड करेंगे, इंश्योरेंस एक्चुअल ऐड करेंगे, 4100 आया। रेट ऑफ एक्सचेंज हमें सीबीआईसी का लेना है, बैंकर वाला नहीं लेना। सीबीआईसी का 70 दे रखा था, वो लेना है, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। From the particulars given below, find out the assessable value of the imported goods under the Custom Act. Cost of machine at the factory of exporter, ये 10,000 है। Transport charges from factory of exporter to port for shipment 500 है। हाँ जी, ये अगेन एफओबी नहीं दे रखी है। हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, एफओबी नहीं दे रखी है। तो तीनों को मिलाकर हमारे पास आई एफओबी, तीनों को मिलाकर हमारे पास एफओबी आई 10,550। ओके जी, फिर इसके बाद बाइंग कमीशन तो ऐड नहीं होती है।
फिर फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ओ एयर है नहीं तो ये शिप वाला माना जाएगा, और ये तो एक्चुअली ऐड होगा, 10-1 वाला कोई खर्चा है नहीं, तो इसमें तो सिर्फ 1.125% इंश्योरेंस के लिए नहीं दे रखा, वो 1.125% लगाना होगा। सिंपल सी बात है जी, यही एफओबी ही कस्टम एफओबी है, क्योंकि 10-1 वाला कोई खर्चा है ही नहीं, 10 वाला कोई खर्चा है नहीं, और फ्रेट आपका एक्चुअली ऐड होना है, 1000 ऐड करेंगे और 10,550 पे 1.125% लगाएंगे, ये आ रहा है 118.6875, तो 69 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ये हमारा ये आ जाएगा, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इंडियन करेंसी में वैल्यू आ जाएगी जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ जी, प्राइस फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, इट हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्राइस ऑफ मशीन दे रखी है 8000, ओके, फ्रेट पेड एयर तो 20% की कंपैरिजन करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन में एफओबी गिवन है, सर कैसे पता लगा? क्योंकि फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस नहीं दी है, तो प्राइस ऑफ मशीन लिखी है, इसका मतलब ये एफओबी है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्ज, ये फ्रेट ये 10-2 वाला था, ये आपका 10-1 वाला है, और ये यूके में है, ऐड होगा। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट है, ये भी ऐड होगी। बिल ऑफ एंट्री इस दिन का हम लेते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला वो 100 ले लेंगे जी। रेट ऑफ ड्यूटी दोनों में से जो लेटर हो, पॉइंट्स में नहीं, डेट में, इंस्टीट्यूट चालू है, आप पॉइंट्स में कहीं समझो, डेट में लेटर ये 24 ही है, तो ये रेट ऑफ ड्यूटी बीसीडी 10% होगा। और फिर इसके बाद आईजीएसटी 12% है, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं दे रखे, कुछ भी ना लिखता तो भी हम ये कितना लेते, 1.125% लेते। ओके जी, बड़ा सिंपल है। 8000 10-1 वाला खर्चा था ना डिजाइन, ये ऐड करेंगे 500, 10-1 वाला खर्चा ऐड करेंगे 500, ये हुआ 8500। अब रेट ऑफ एक्सचेंज 100 लेना था, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया हमारे पास इंडियन करेंसी में वैल्यू 8.5 लाख। अब एक 10-1 वाला खर्चा ये भी लेना ना, ये एजेंट वाली कमीशन, तो 2% किसका लेना है, ये ध्यान रहे, ये एफओबी कस्टम एफओबी का नहीं लेना, ये इस प्राइस ऑफ मशीन का लेना। ये थी प्राइस ऑफ मशीन, जब भी कमीशन दे रखी होगी तो प्राइस जो मशीन की दे रखी होगी क्वेश्चन में उसी का लेना है। तो ये 8000 यूके पाउंड्स इनटू में, 8000 यूके पाउंड्स इनटू में, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 100 से, इनटू में 2%, कितना आता है जी? ये आ रहा है 16,000। 10-1 वाला, ये भी 10-1 वाला खर्चा था, ये ऐड कर लिया, तो हमारी कस्टम एफओबी आ गई। अब हमारे पास कस्टम एफओबी आ गई, ये आ गई 8,66,000। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अमाउंट एयर वाला दिया हुआ था, ये 2500 था। हाँ जी, अब हम इस पर 20% लगाएंगे और एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे। 8,66,000 इंटू में 20%, ये हुआ 173,200, और ये 2500 इंटू में 100 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके 2.5 लाख और 173,200 लोअर है, वो ऐड करेंगे। आंसर दे रखा है, अब जो मैं लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अब 8,66,000 पे 1.125% निकालेंगे, ये 9742.50 आएगा। बस जी, इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इस पे ड्यूटी निकाल देंगे। ठीक है, 860 ये ऐड किया, ये वैल्यू आई, ये असेसबल वैल्यू राउंड ऑफ कर दी, इस पे बीसीडी 10%, बीसीडी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों को ऐड करके आईजीएसटी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, AMTL लिमिटेड कोलकाता इंपोर्टेड CNC ग्राइंडिंग मशीन फ्रॉम कैटलिस्ट कंप्लीट विद एक्सेसरीज एंड स्पेयर्स फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई प्रिसीजन। हाँ जी, एक मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, सेक्शन 19 किया था हमने बेसिक कंसेप्ट में, वहां पर था कि अगर आप सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट करते थे और इसके अलावा एक एक्सेसरी वाला पॉइंट था, एक्सेसरी अगर कंपल्सरी सप्लाइड है और उसकी वैल्यू मशीन की वैल्यू में इंक्लूड हो, तो फिर मशीन का ही रेट, मेन प्रोडक्ट का ही रेट एक्सेसरी पे लगता है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है ये साथ में एक्सेसरी दी है और उसकी वैल्यू अलग से नहीं दे रखी है, वो इसमें इंक्लूड है 50,000 में।
तो हम मशीन वाला ही रेट एक्सेसरी पे लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद बोलता है कि कैटलिस्ट सिंह सप्लाइड वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ एक्सेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेवकूफ बना रहे हैं, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता, ये 50,000 में कवर कर ही रखा होता है। कह रहे हैं कि $2,000 के उन्होंने फ्री में दिया, फ्री कुछ नहीं है, हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे ये 50,000 में इंक्लूड ही है प्राइस, ये 50,000 में इंक्लूड ही है प्राइस। ठीक है जी, तो $50,000 से चलेंगे हम। ओके, फिर अदर डिटेल्स है, वारंटी कॉस्ट क्या ऐड होगी? जी हाँ, 4500 ऐड होगी। क्या डिजाइन एंड डेवलपमेंट यूएसए में है, फॉरेन कंट्री में है, ऐड होगा? जी हाँ, ऐड होगा। लाइसेंस फी ऐड होती है जी। वैल्यू ऑफ ड्राइंग सप्लाइड बाय कोलकाता फ्री ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर कस्ट, ये अगर डिजाइन वर्क हम मानते हैं आउटसाइड इंडिया वाला है तो ऐड होगा बस जी। फिर तो फ्रेट की बात आ गई, बाइंग कमीशन ऐड होती नहीं है, तो ये मिलाकर हमारे पास आएगी कस्टम एफओबी। इन सब को मिलाकर हमारे पास क्या आएगी? कस्टम एफओबी। तो ऐड करेंगे, कितना आता है? 50,000 में 4500, 6, 7, 8, 8,000 और ऐड कर, 62,500। अब इसके बाद एयर फ्रेट है जी, फ्रेट एयर वाला दे रखा है 15,000, तो इसको 20% निकालेंगे 62,500 पर। इसको एक्चुअल से 12,500 आ रहा है और एक्चुअल आ रहा है 15,000, तो 12,500 ही ऐड करेंगे क्योंकि एयर वाला है। इंश्योरेंस के बारे में ना भी दिया हो तो भी हमें वो निकालना होगा और 1.125% ऐड करेंगे। तो अब इंश्योरेंस निकालेंगे 1.125%, 1.125%, ये आ रहा है 703.125, तो 703.13 ले लेते हैं। ये ऐड करेंगे, हमारे पास CAF या AV आ जाएगी। इसको अब कन्वर्ट करेंगे, बिल ऑफ एंट्री 10/11 को प्रेजेंट करी है, इसी दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज 66.25 है, हमें इसी से मतलब है और कोई रेट ऑफ एक्सचेंज से मतलब नहीं है, तो हम इसको 66.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास AV आ जाएगी और फिर आप BCD निकाल देंगे और ड्यूटीज निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आगे। क्वेश्चन नंबर 31। कितने क्वेश्चन कराओगे सर? 1, 2, एक तो ये कराऊंगा, 1, 2 और कराऊंगा। हाँ जी, इन्फोटेक लिमिटेड इज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम जापान एट FOB कॉस्ट ऑफ 50,000 येन। 50,000 येन से चलेंगे। इसमें मेन मैं क्यों करा रहा हूँ, इसमें वो इंश्योरेंस वाला पॉइंट होगा। ये इंश्योरेंस पेड टू इंश्योर इन इंडिया ₹2500 दे रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में कहीं नहीं, कुछ नहीं दे रखा, ये हम फॉरेन कंट्री पोर्ट से इंडिया का पोर्ट का मानेंगे। ये इंस्टीट्यूट की एजम्पशन है कि ये हम मानेंगे कि हमने इंडिया वाली इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया होगा, तो ये फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट का है, ये हमें ऐड करना है। फ्रेट है जी, इंश्योरेंस है, ये 10-2 वाले खर्चे हैं। डिजाइनिंग ये 10-1 वाला खर्चा है, पहले ये ऐड करेंगे, तो ये 50,000 में ये 7,500 ऐड करेंगे, ये 10-1 वाला खर्चा था। फिर इन्फोटेक ने इंडिया में डेवलपमेंट वर्क किया, ये पोस्ट इंपोर्ट है जी। डिजाइन वर्क या डेवलपमेंट वर्क आउटसाइड इंडिया वाला ऐड होता है, इन इंडिया वाला ऐड नहीं होता है, तो ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। फिर इसके बाद में इसने दिया है इंडिया पोर्ट टू फैक्ट्री तक का जो ट्रांसपोर्ट है, ये भी ऐड नहीं होगा। CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, हमें यही चाहिए होता है, मार्केट वाला रेट नहीं चाहिए होता है, बैंक वाला रेट नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा 10-1 वाला एक और खर्चा है, 5% ऑफ FOB प्राइस। FOB प्राइस, हाँ जी, ये ध्यान रहे, ये जो FOB प्राइस है ये आपकी ये वाली है, इसका ही 50,000 का ही 5% निकालना है। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज आपने लिया था 0.60, तो ये आपने पहले 50,000, ये 57,500 आ गया आपका। ठीक है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दो 0.60 से, ये कितना आया? ये आपका आया 34,500। ओके, अब जरा ये वाली कमीशन भी ऐड करो, 50,000 इंटू में 5% इंटू में 2500 इंटू में 0.60, ये कितना आया? 2500 इंटू में 60, 1500 आया जी। ओके, अब ये हमारे पास ये 10-1 वाला खर्चा हमने ऐड किया एक और, तो हमारे पास अब क्या आ गई? कस्टम FOB आ गई। अब हमारे पास आ गई कस्टम FOB, 10-1 वाले खर्चे ऐड हो गए हैं, तो हमने 57,500 में 34,500 और 1500 ऐड किया है, ये आया 93,500।
ठीक है। अब इसमें हमें 10(2) वाला खर्चा ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। क्या हमें वो दे रखा है? जी हाँ, ये 5000 येन था, तो इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ओह ये क्या कर दिया तुमने, ये 57,500 को कन्वर्ट करके 34,500 आया था, 34,500 में 1500 ही तो ऐड करना था। ये क्या ऐड कर दिया, 34,500 में 1500 ही तो ऐड करना था। 93,500 कहाँ से आ गया? 34,500 में आपने 1500 ऐड किया, ये आपका आया 36,000। ये एक कस्टम एफओबी। अब इसमें जरा ये फ्रेट ऐड करना, 5,000 इंटू में 0.6 करके कितना आता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड करना, 5,000 इंटू में 0.6, यह आया 3,000। और इंश्योरेंस के बारे में दिया नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया था 2500 रुपीज, दे रखे थे 2500, तो ये तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी एवी। ये आ गया 41,500, ये हमारी आ गई एवी। ठीक है जी, ये आ गई हमारी एवी, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा है, आप अपने मेथड से ही चलो। आप क्या करो, एफओबी में पहले 10(1) वाले सारे खर्चे ऐड करो, कस्टम एफओबी आएगी, फिर 10(2) वाला करो। ठीक है, जब इंस्टीट्यूट को लगता है कि मैं इसमें आगे पीछे ऐड करूं कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे कर देता है। तो जैसे ये इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है हमने, लेकिन अपने मेथड से ही सोल्व किया, तो हमारा आंसर तब वही आना है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन 32 मेरे को कराने की जरूरत है नहीं होमवर्क, क्योंकि असेसेबल वैल्यू ही दे रखी है, सीधा सीधा वैल्यू निकालनी नहीं है, ड्यूटी निकालनी है सीधा। क्वेश्चन 33 भी मेरे को कराने की जरूरत है नहीं, होमवर्क असेसेबल वैल्यू ही दे रखी है, ड्यूटी निकालनी है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यही तो था 35 नहीं 34 ये है, ये भी हमें कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ड्यूटी निकालनी है। 35 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, इसमें एक चालाकी है इस क्वेश्चन में, वो क्या, पढ़ो तो समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, आई चालाकी समझ में? कह रहा है 15,040 वर इंपोर्टेड बाय चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट डिडंट पे आइदर कॉस्ट, तो हमारी वैल्यू रिजेक्ट, रूल 4 में निकालेंगे। वो कह रहा है कि रूल 4 में कस्टम ऑफिसर ने निकाल के दे रखी है, वो कितनी निकाली है? $20,000। इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट का खर्चा ऐड है, और नीचे डिजाइन एंड डेवलपमेंट अलग से दे रहा है, चालू पंक्ति। ऊपर जब इंक्लूड है तो दोबारा से ऐड नहीं होगा, ये नीचे बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, दोबारा से ऐड नहीं होगा ये। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय ट्रस्ट, और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अब ये 20,000 में आप सिर्फ ये कमीशन ही ऐड करेंगे। $20,000 है, तो इसे पहले आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज हमें CBIC का लेना है। बिल ऑफ एंट्री 8 सितंबर को प्रेजेंट करी, यही वाला लेना है 70। और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा जी? लेटर वाला, लेटर डेट 30 है, 30 का ये 10% लगेगा। इंटर बैंक एक्सचेंज रेट से हमें कोई लेना देना होता नहीं है बस जी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, 70 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी 14 लाख आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिजाइन नहीं ऐड करना, सिर्फ 10(1) वाला ये 12,500 ऐड करना, कमीशन लोकल एजेंट वाली कमीशन आई है, ये 12,500 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कस्टम एफओबी आ गई। हमारे पास क्या आ गई? कस्टम एफओबी आ गई। इस पे अब एयर फ्रेट 20% और एक्चुअल तो 20%, यही लोअर आ रहा है, यही ले लेंगे। इंश्योरेंस 1.125%, ये हमारी आ गई CF वैल्यू, यही असेसेबल वैल्यू है, बस इस पे ड्यूटी निकाल देंगे। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट था एक मेन। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें मेन क्या है जी, इस क्वेश्चन में बैकपैक इंपोर्टेड सेकेंड हैंड गुड्स एयर से इंपोर्ट किया है, which was contracted on CF basis. However, these were charged in the prices of international market between the date of contractual import. नेगोशिएशन हुई और नेगोशिएटेड प्राइस दे रखी है, तो हमें इसी से मतलब है, हमारे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज प्राइस से मतलब ही नहीं है। जब हमारी नेगोशिएटेड प्राइस ये है जो हम पे कर रहे हैं, हमें उसी से मतलब है।
ठीक है। और ये एयर वाली बात है तो 20% लगाना मत भूलना। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये 5500 में से 500 और 600 माइनस करना पड़ेगा, फिर 4400 आया। इस 4400 पे हमने 20% लगाया, वो 20% ज़्यादा आ रहा है। 4400 पर जब हमने 20% लगाया वो ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 880 और एक्चुअल है 500, तो लोअर 500 ही हुआ। हालांकि अभी तक हमेशा क्या होता था, 20% लोअर आता था, यहाँ पर 20% लोअर नहीं आ रहा, यहाँ पर आपका एक्चुअल वाला ही लोअर आ रहा है, तो हम एक्चुअल वाला ही ऐड करेंगे। इंश्योरेंस 600 वापस उसी 5500 पे पहुंच गए। जनरली ये फिगर हमारी मैच नहीं करती थी, इसमें वही सेम आ रही है क्योंकि इसमें एक्चुअल वाला लोअर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, 5500 आ गया। अब हमें वेंडर इंस्पेक्शन क्या ऐड होगी? हाँ जी, वेंडर इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है इंपोर्ट के लिए, अपनी मर्जी से कर रहा है, ऐड नहीं होगी। लोकल एजेंट की कमीशन 1% ऑफ एफओबी, इन लोकल एफओबी का लेना है जी, एफओबी का, ये जो एफओबी आपने निकाली है 4400, इसी का लेना है, तो इसका 1% लेंगे। ठीक है, 4400 का 1% इंटू में इंडियन करेंसी का रेट। इंडियन करेंसी का रेट क्या लेंगे जी, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन प्रेजेंट करी उसी दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। ड्यूटी का रेट कौन सा होगा, दोनों में से जो लेटर है 18 है, ये रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है जी, बस जी फिर तो हो गया। ये 1% ये आपने ऐड किया, वैल्यू आई, उस पर ड्यूटी निकाल दोगे। अब मैं आपको कौन सा और क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन नंबर 38 कराता हूं। 37 आप खुद करना, 38 कर रहे हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन कराएंगे बस। बीएससी एंड कंपनी इंपोर्ट करिए मशीन और ये डाटा दे दिया है, प्राइस ऑफ मशीन, हाँ जी यही एफओबी मानी जाएगी क्योंकि फॉरेन कंट्री एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस नहीं थी, प्राइस ऑफ मशीन है, यही हमारी एफओबी है। एयर के थ्रू इंपोर्ट किया तो 20% से कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये 10-2 वाला खर्चा है। फिर अगला 10-1 वाला, ये फॉरेन करेंसी में ही पे कर रखा है तो ऐड होगा डिजाइन वर्क। ओके, लाइसेंस फी भी ऐड होगी, 10-1 वाला खर्चा है। मटेरियल कंपोनेंट ये भी 10-1 वाला खर्चा है, लेकिन ये रुपीज में दे रखा है, ये याद रखना, ये रुपीज में, अभी तक आपको पाउंड्स में दे रहा था। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योर इन इंडिया, ये 10-2 वाला खर्चा है और इसे हम फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट का मानेंगे और ये रुपीज में दे रखा है। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होती है जी, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होती है। ओके, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीबीआईसी के रेट ऑफ एक्सचेंज से हमें लेना देना है। इंपोर्टर ने डैमरेज दिया है फॉर डिले इन क्लियरेंस ऑफ मशीन, डैमरेज शिप डैमरेज तो ऐड होता है, ये शिप डैमरेज नहीं है, ये गुड्स को लेट क्लियर कराने का डैमरेज है, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। तो 100 रेट ऑफ एक्सचेंज यूज करना है, तो आइए शुरू करते हैं। 10,000 पहले 10-1 वाला कोई खर्चा ऐड हो सकता है इसमें, 10,000 में 10-1 वाला खर्चा कोई है क्या, ये है ना 500, ये ऐड कर सकते हैं। फिर लाइसेंस फी 20% इस पे ही लगाना है, 10,000 पर ही, ये हमें 10% किस पे लगाना, प्राइस ऑफ मशीन पर ही। प्राइस ऑफ मशीन हमारी क्या है जी, प्राइस ऑफ मशीन 10,000 है, इसी पे लगा दो 2,000, तो ये आया 12,500। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 12,50,000, 12,50,000। अभी 10-1 वाला खर्चा और कौन सा था जी, ये मटेरियल कंपोनेंट, ये ऐड करेंगे 10-1 वाला खर्चा, तो ये बीजर ऐड करेंगे, ये आया 12,70,000। ये अब हमारे पास आ गई कस्टम एफओबी, ये हमारे पास आ गई कस्टम एफओबी। तो हम क्या करते हैं, एफओबी में 10-1 वाले खर्चे ऐड करते हैं तो हमारे पास कस्टम एफओबी आती है, तो ये हमारे पास आ गई कस्टम एफओबी, तो 12,70,000। ठीक है जी, अब इस 12,70,000 में अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड करेंगे ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 20% और एक्चुअल 20%, इसका आ रहा है 2,54,000 और एक्चुअल 3,000 यूके पाउंड्स और रेट ऑफ एक्सचेंज था 100, तो 3 लाख और 2,54,000 विच एवर इज लो, तो 2,54,000। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये 6,000 ऐड करेंगे, दे रखा है। ठीक है जी, ये 6,000 ऐड करेंगे, तो ये तीनों ऐड करने के बाद हमारे पास आया 15,30,000, ये हमारी हो जाएगी CAF, यही हमारी AV है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद
अब क्वेश्चन बाकी ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, कौन सा, पेज नंबर 101 पे आए, क्वेश्चन नंबर 44। बाकी मोस्टली मैंने क्वेश्चन करा ही दिया आपको। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मेन पॉइंट है जी, इसमें असस्री इंपोर्ट करी है और असस्री की वैल्यू अलग दे रखी है, ये इस वाली वैल्यू में इंक्लूड करके नहीं दे रखी है। तो अगर असस्री की वैल्यू इंक्लूड करके नहीं दे रखी है तो हमें अलग अलग निकालना है, क्योंकि असस्री पे असस्री का ड्यूटी का रेट लगेगा, मशीन पे मशीन का रेट लगेगा। तो हमने मशीन की वैल्यू अलग ले ली 4000 और असस्री की वैल्यू 1000 थी, अलग ले ली। अब जो ये कॉमन खर्चे हैं इन्हें हमें इन दोनों में अपोर्शन करना होगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। एयर फ्रेट है, एयर है तो 20% की बात आएगी, इंश्योरेंस है, लोकल एजेंट कमीशन है 9300, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं एयरपोर्ट टू फैक्ट्री वाले, ये तो हमें ऐड नहीं करने होते हैं। हाँ जी, यूएस डॉलर 160 है, तो ये डॉलर में है, इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इंडियन करेंसी में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी पहली 10-1 वाला खर्चा है, इस 9300 को हम डिवाइड करेंगे 60,000 to 2,40,000, मतलब ये क्या बनेगा 1:4 के रेशियो में। तो ये 60,000 इंटू में 1/5 और ये 60,000 इंटू में 4/5, ऐसे ही अपोर्शन करते चलेंगे। बस 10-1 वाला खर्चा यही था, तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, कस्टमर ऑफर भी आ गई। अब तो हमें 20% और एक्चुअल से कंपैरिजन करना है, तो 20% लोअर आ रहा है, ये ऐड करेंगे। इंश्योरेंस के बारे में दिया नहीं था तो 1.125% ऐड करेंगे। बस जी, ये हमारी सी वैल्यू आ गई, इसे हम असेसेबल वैल्यू बोलते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया लगा आपके साथ, ये सफर बहुत सुहाना रहा। यहां हमारा कस्टम का भी कोर्स कंप्लीट होता है, बस एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्लास है जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नोट्स आपके पास कहां है जी, ये जैसे ही कस्टम के नोट्स खत्म हो रहे हैं इसके बाद में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नोट्स हैं 21 पेज के, तो एक ही क्लास में हो जाएगा जी। 5 नंबर का आ जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्वेश्चन, तो वो हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एक क्लास करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब वैसे आपका कोर्स खत्म हो ही गया है, तो अगर पेन ड्राइव वाले बच्चों के पास अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाली क्लास नहीं आती तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, वो आपके पास ये कस्टम के नोट्स के बाद दे रखे हैं, तो ठीक है, यहां से आप पढ़ लेंगे। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।